हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि प्यास लगने में हम पानी पीते हैं, भोजन बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, नहाने के लिए हमें पानी चाहिए। आखिर कितना इस्तेमाल करते हैं हम पानी का। इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये पानी फिर से कैसे आ जाता है। ये कमाल है जल चक्कर का। हमारे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी पे ही पानी मौजूद है और पानी जीवन के पनपने के लिए बहुत आवश्यक है। चूंकि पानी की मात्रा पृथ्वी पे सीमित है, इसलिए कुदरत ने जल चक्कर द्वारा पानी की व्यवस्था की है ताकि पानी कभी खत्म ना हो पाए और कोई प्राणी पानी से वंचित न रह पाए। इसी व्यवस्था के द्वारा पानी समय समय पर अपनी अवस्था बदलता रहता है। कभी ये बर्फ के रूप में ठोस बन जाता है तो कभी गैस के रूप में वाष्प बनकर मीलों दूर तक उड़ता रहता है और ये सिलसिला करोड़ों वर्षों से यूं ही चलता आ रहा है। जल चक्र के मुख्य 4 चरण होते हैं। पहला चरण है वाष्पीकरण प्रक्रिया, एवापोरेशन। हम सब ने देखा होगा कि जब भी हम किसी बर्तन में पानी को आंच पे उबालते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और धीरे धीरे पानी का स्तर गिरता चला जाता है। ठीक इसी तरह जब समुद्र, झीलें और तालाबों में सूर्य की तेज धूप पड़ती है तो पानी गर्म होकर धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है। यही है वाष्पीकरण, जो कि सूर्य के ताप पे और जल स्रोतों के आसपास की हवाओं पे निर्भर होता है। जितना ज्यादा सूरज का ताप होगा उतनी तेजी के साथ वाष्पीकरण होगा। ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो लगातार चलती रहती है। ये क्रिया महासागरों में ज्यादा होती है और भूमध्य रेखा के पास भी अधिक होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास सूरज की सीधी किरणें अधिक पड़ती हैं। पेड़ों से भी ये क्रिया प्रचुर मात्रा में होती है। जब वनस्पतियों में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह अतिरिक्त जल को वायुमंडल में उन्मुक्त कर देते हैं और पेड़ों की इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। दूसरा चरण है संघनन प्रक्रिया, यानी कि कंडेंसेशन। जो पानी अब भाप बनकर ऊपर पहुंच गया है, ऊपर हवा, धूल, मिट्टी के कण और धुआं होता है, जिससे ये वाष्प के छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं। इसके बाद एक एक करके ये आपस में मिलकर बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं। ये पानी की बूंदें कई मिलीमीटर तक बड़ी हो सकती हैं। ये प्रक्रिया ठंडक में होती है, जो कि ऊपरी वातावरण में होती ही है। ये प्रक्रिया वाष्पीकरण के उलट होती है। उसमें जल से वाष्प बनती है और इसमें वाष्प से वापस पानी बनता है। हर समय वातावरण में पानी वाष्प के रूप में मौजूद रहता ही है। तीसरे चरण में हम बात करेंगे अवक्षेपण प्रक्रिया की, जिसको अंग्रेजी में प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया जल चक्र का अति आवश्यक हिस्सा होता है। इसमें ऐसा होता है कि जो पानी की बड़ी बड़ी बूंदें संघनन प्रक्रिया के द्वारा बनती हैं, वो ज्यादा बार की वजह से हवा में ज्यादा देर तक नहीं रह पाती और फिर बारिश, ओले और बर्फ के रूप में नीचे पृथ्वी पर आ गिरती है। बारिश हर जगह एक जैसी नहीं गिरती, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत कम और कहीं तो होती ही नहीं है। इस प्रक्रिया के होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। चौथे चरण में हम बात करेंगे संचयन की, जिसको अंग्रेजी में कलेक्शन कहते हैं। ये जल चक्र प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव है, यानी कि जो पानी पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में गया था और बारिश के रूप में वापस नीचे पृथ्वी पे आ गया है, ये जल अब नीचे नदियों के रास्ते महासागरों में पहुंच जाता है और कुछ झीलों में, तालाबों में और भूमिगत जल भंडार में संचय हो जाता है। इसे हम संचयन कहते हैं। यही संचय किया पानी दोबारा जल चक्र के सब चरणों से गुजरता है और फिर संचयन होता है। फिर दोबारा यही चक्र घटित होता है और ये जल चक्र का सिलसिला यूं ही चलता रहता है।